Greetings everyone, welcome back. Today we will discuss the short answer type questions and long answer type question answer. So I am starting from the short answer type question, that is, and the question number 1 is, suggest some important steps that you would recommend to be taken to improve the reproductive health standards in India. Question क्या है बेटा? कि वो इम्पोर्टेंट स्टेप आपको रिकमेंड करने हैं, सजेस्ट करने हैं, जिससे हम अपनी इंडिया के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें. तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन एट स्कूल लेवल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट. तो स्कूल लेवल पे अगर सेक्स एजुकेशन हम बच्चों को देंगे तो हम कहीं ना कहीं उनको इस टॉपिक से रिलेटेड अवेयर करेंगे. ठीक है. सेकेंड वन इज बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. भाई हॉस्पिटल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करके, मशीन्स प्रोवाइड करके, अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर प्रोवाइड करके हम इसको अटेन कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज parents other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of the above information. जो पेरेंट्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो भी इन इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हैं, एक मेजर रोल वो प्ले कर सकते हैं. ठीक है. अगर किसी पेरेंट को किसी टॉपिक के बारे में अवेयर है तो वो अपने बच्चों को तो करेगा ही, वो दूसरों के बच्चों को भी अवेयर कर सकता है, दूसरे लोगों को भी अवेयर कर सकता है. इस तरीके से ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए. नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द प्रोसीजर ऑफ GIFT involves the transfer of female gamete to the fallopian tube. Can gametes be transferred to the uterus to achieve the same result? तो कह रहे हैं कि जो गिफ्ट है, गिफ्ट का मतलब गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो ये कह रहा है कि फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर ना करके अगर यूट्रस में ट्रांसफर कर दें तो क्या हमें सेम रिजल्ट मिलेगा? तो चलो देखते हैं. व्हाट इज गिफ्ट? गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एक मेथड है, ARTs में हम पढ़ते हैं, दैट इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. And if the gamete or ovum is transferred to the uterus, from uterus they cannot move to the fallopian tube. Uterus में अगर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया तो यूट्रस से वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा, cannot move. And also fertilization does not take place in the uterus. और यूट्रस के अंदर जो है यूट्रस के अंदर ही अगर वो रह जाएगा और यूट्राइन एनवायरमेंट ऐसा नहीं है जहां पर कि क्या हो सके बेटा, फर्टिलाइजेशन हो सके, तो क्या है ये कॉन्जेनाइट, तो क्या है ये एक ऐसा मेथड नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया तो हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा. एंड ऑल्सो फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन द यूट्रस एज द यूट्राइन एनवायरमेंट इज नॉट कॉन्जेनाइल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द गैमेट्स एंड सेम रिजल्ट कैन नॉट बी अचीव्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, copper ion releasing IUDs are more efficient than non medicated method. ठीक है. जो नॉन मेडिकेटेड मेथड मतलब जो नेचुरली ही मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, उससे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कॉपर रिलीजिंग IUDs. कौन सी IUDs की बात हो रही है? व्हाट इज IUD? IUD इज द इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. ठीक है. उसमें जो कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस है, यानी कि यहाँ पर कॉपर टी की बात हो रही है, वो ज्यादा एफिशिएंट होती है. क्यों? क्योंकि कॉपर आयंस रिलीज्ड क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं, और स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को यूट्रस के अंदर इंक्रीज कर देते हैं. इसलिए दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. Question number 4. What are the probable factors that contributed to the population explosion in India? कौन से एक ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण जो पॉपुलेशन एकदम से क्या हो गई, बढ़ गई? पहला, इंक्रीज इन सेवरल पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, मतलब हमारी कंट्री के अंदर वो लोग ज्यादा हैं
जिसकी क्या है, रिप्रोडक्शन करने की क्या है, एज है। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने की एज है तो रिप्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। सेकेंड वन, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट कम हो रहा है, मर नहीं रहे हैं लोग। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है यानी कि मदर्स का मोर्टिलिटी रेट भी क्या हो गया है, कम हो गया है। इन्फेंट का भी मोर्टिलिटी रेट कम हो गया है। इन्फेंट क्या होता है, जब बेबी का बर्थ होता है तो कुछ महीने का बेबी इन्फेंट होता है बेटा। थर्ड वन इज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, गरीबी है, इलिटरेट है लोग, अवेयर नहीं है इसके बारे में। फोर्थ वन इज डिजायर टू हैव अ मेल चाइल्ड मेक्स पीपल हैव मोर चिल्ड्रन, अगर कोई कपल लड़का चाहता है तो इसके चक्कर में वो क्या करता है, बार बार रिस्क लेता है, और जब तक लड़की आ रही है और लड़का नहीं आया है तब तक क्या करता है, वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता रहता है, जिससे कि क्या है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली एक्सप्लेन IVF एंड ET, what are the condition in which these methods are advised? What is IVF? IVF is nothing else in vitro fertilization, in vitro fertilization, IVF, in vitro fertilization. ठीक है, in vitro fertilization is the process of fertilization outside the body in conditions similar to the body's internal environment. इन विट्रो वर्ड यूज किया जाता है बेटा लैब कंडीशन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर ना होकर के आउटसाइड द बॉडी परफॉर्म की जाती है। दिस मेथड इज प्रेफरेबल फॉर द फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, जो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती हैं उनके लिए मेथड, वो इस मेथड को प्रेफर करती हैं। IVF इज ऑल्सो नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, बिकॉज टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल गैमेट की फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। इन दिस मेथड द गैमेट्स फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल कलेक्टेड हाइजीनिकली, बहुत ही साफ सफाई के साथ, आर अलाउड टू फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट इन लेबोरेटरी सेटअप अंडर सिमुलेशन कंडीशन, तो इसको बोलते हैं बेटा IVF। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ओवर आर्टिफिशियल मेथड्स। एडवांटेज बताने हैं बेटा नेचुरल मेथड के, जो हम कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं ओवर आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड्स में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, जैसे कि लैक्टेशनल एमेनेरिया हो गया है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मेथड के कंपैरिजन में जो नेचुरल मेथड्स को प्रेफरेंस दी जाती है, कुछ तो फायदा होगा, तो वो चीज हमने बतानी है। तो देखो बेटा, द फर्स्ट वन इज देयर वॉन्ट बी एनी सर्जिकल इंटरवेंशन और साइड इफेक्ट्स। नेचुरल अगर मेथड हम अपना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं होती। ठीक है, कोई भी सर्जरी नहीं होती उसके अंदर। द सेकेंड वन इज नेचुरल मेथड कैन बी यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल, किसी भी एज में ये क्या मेथड यूज किया जा सकता है, और क्या होता है बेटा, कोस्ट इफेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में ET नहीं बताया गया आंसर के अंदर, तो आई विल एक्सप्लेन। ET मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि ओवरी से oocyte को कलेक्ट किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करी जाती है, और एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है बेटा यूट्रस के अंदर। कहाँ कर दिया जाता है बेटा, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दिस इज अबाउट द ET। क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज एडवाइज। किस कंडीशन में डॉक्टर अलाउ कर देते हैं कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है और करना पड़ेगा।
तो देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज द अबॉर्शन। इसको अबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। अबॉर्शन का मतलब होता है जब अपनी इच्छा के अनुसार इंटेंशनली वॉलेंटरी टर्मिनेट कर दिया जाता है प्रेगनेंसी को, विच इज एडवाइज ओनली इफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल ईदर टू द मदर ऑफ फिटस और बोथ। कई बार फीटस के अंदर क्रोमोसोमल डिजीज हो जाती है, या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा गया तो मदर और फीटस दोनों के लिए फेटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। इट इज एडवाइज्ड इफ द फीटस इज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज, उस कंडीशन में भी टर्मिनेट कर देते हैं। इट कैन बी डन व्हेन वन वांट्स टू टर्मिनेट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि वो उस प्रेगनेंसी को नहीं चाहता या चाहती, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी इसको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट करना पड़ता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। कमेंट ऑन द एसेंशियल फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। एक फीचर बताइए, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब हर जगह ये अवेलेबल हो। यूजर फ्रेंडली, जो इसको यूज कर रहा हो उसके लिए आसान हो इसको यूज करना। कॉस्ट ऑप्टिमाइज, कॉस्टली नहीं होना चाहिए। नो इंटरफेयर्स विद द सेक्सुअल ड्राइव, अगर इसको यूज कर रहे हैं तो हमारे जो सेक्सुअल ड्राइव में कोई इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द सम एसेंशियल फीचर जो हम चाहते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में या कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम यूज कर रहे हैं उसमें होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। All reproductive tract infections are STDs, but all STDs are not RTI। कह रहा है कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, लेकिन सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होते। जैसे कि देखो, RTI मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, STDs मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो कॉमन एसटीडीज हमारी गोनोरिया, साइफिल, जेनाइटल हर्पेस, क्लेमाइडिया, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंफेक्शन नहीं करते, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, एड्स आर नॉट इन्फेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी इफेक्ट नहीं करते थ्रू देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दो, या थ्रू नहीं आएगा, यहाँ आएगा दो। देयर मोड ऑफ ट्रांसफर कुड बी थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, बेशक से ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करते। हैंस ऑल एसटीडीज आर नॉट आरटीआई, इसीलिए सारी आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन नहीं होता। कुछ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ करके दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं बेटा, तो हम उस बीमारी को एसटीडी तो नहीं कह सकते, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज व्हाट आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स प्रैक्टिस्ड टू हेल्प इन फर्टाइल कपल्स। बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट आर द एआरटीज। एआरटी इनफर्टाइल कपल्स के लिए यूज की जाने वाली टेक्निक्स हैं, इनमें से कोई 3 डिस्कस करनी है। तो प्राइमरी एम क्या होता है इन प्रोग्राम का, कि जो इनफर्टाइल कपल है उनके भी क्या हो, बच्चे हो, चिल्ड्रन हो। पहला है बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, मैंने अभी आप एक्सप्लेन किया था, आईवीएफ, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होती है। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को हाइजेनिकली कलेक्ट किया जाता है, फिर लैब कंडीशन में उसको फ्यूज करवा के जाइगोट बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बेटे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। उस जाइगोट को फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर 8 ब्लास्टोमियर है तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, अगर 8 से ज्यादा हो गई हैं तो फिर उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सेकेंड वन इज द गिफ्ट GIFT, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, ओवा जो कि फीमेल गैमिट है उसको फीमेल डोनर से लिया जाता है और दूसरी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है।
उस फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो क्या नहीं बना पाती, ओवम नहीं बना पाती, लेकिन एक सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है कि वो फर्टिलाइजेशन करा सके और आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी करा सकते हैं। यहाँ पे 2 दी गई है, इसने पूछी है 3, तो हम GIFT ये भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। यहां पर हम जाइगोट लैब कंडीशन में प्रिपेयर करेंगे और उसको फिलोपियन ट्यूब में हम क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन एंड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसमें हॉर्मोन्स यूज किए जाते हैं उनका मोड ऑफ एक्शन बताइए और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। मोड ऑफ एक्शन तो क्या है बेटा, ये देखो पिल्स होती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। इनके एडवांटेज देखिए, पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। ये हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर पढ़ के आए हैं पहले ही। अगर हार्मोनली कंट्रासेप्टिव हो गए ना बेटा तो हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को ही डगमगा देंगे। ओव्यूलेशन के लिए हमें LH एस्ट्रोजन चाहिए, उसका लेवल क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए, उसका लेवल अल्टर हो जाएगा। या फिर सर्वाइकल म्यूकस की जो है वो क्वालिटी अल्टर हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि उस स्पर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन्स हो या उसके साथ एस्ट्रोजन भी मिलाकर क्या किया जाता है, उनको इंजेक्शन की फॉर्म में या स्किन के नीचे इम्प्लांट करके क्या कर दिया जाता है, उनको यूज किया जाता है। थर्ड वन इज hormone based contraceptive is completely reversible allowing pregnancy to occur on discontinued uses, ठीक है। रिवर्सिबल है, दोबारा से अगर कोई प्रेगनेंसी या फिर कोई भी फीमेल कंसीव करना चाहती है तो वो कर सकती है। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? द फर्स्ट वन इज इट कैन कॉज एलर्जी कंडीशंस एंड सीरियस साइड इफेक्ट्स। एलर्जी कॉज करता है, सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं इसके। इट मे कॉज डैमेज टू द नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस। अब हार्मोन की ही हम पिल्स ले रहे हैं तो हमारा जो हार्मोन क्या होगा, उसका जो बैलेंसिंग है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दे डिस्टर्ब द मेंस्ट्रुअल साइकिल सो दैट लेवल ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो कैन बी ईदर टू हाई और टू लो एंड लीड टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो मेंस्ट्रुअल फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो वो बहुत कम आएगा, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा आएगा, जिससे क्या हो जाएगी, कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। एसटीडीज आर अ थ्रेट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एसटीडीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा भयानक है। डिस्क्राइब एनी 2 सच डिजीज एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव सॉल्यूशन। तो 2 बीमारियों के बारे में बताने की 2 एसटीडीज हमें डिस्कस करनी है बेटा। सो गोनोरिया, साइफिल्स, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडिया, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियसिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स। ये क्या है, कुछ कॉमन एसटीडीज हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एड्स। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर मतलब हमने कॉन्जेनाइटल नहीं है, जन्मजात नहीं है, जन्म के बाद एक्वायर करी है। इम्यूनो मीन्स इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, सिंड्रोम मतलब बीमारी। इम्यूनिटी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है इस बीमारी के अंदर। इज अ सेट ऑफ सिम्टम्स कोज बाय द एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जिसके कारण इम्यूनिटी सिस्टम की कमी हो जाती है। और कहते हैं ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, जो ह्यूमन की जो टी सेल्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती है, उनको क्या कर देता है, खत्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। AIDS is usually developed from infection after a few months or can even take years. इस इन्फेक्शन को होने में कुछ महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एलाइजा। एलाइजा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। दिस फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एसटीडी इज हेपेटाइटिस बी।
और इसको कौन कॉज करता है? हेपेटाइटिस बी वायरस। इट इज ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और कंटेमिनेटेड नीडल्स और बॉडी फ्लूइड। या तो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड दूसरे में हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया तो ट्रांसमिट हो जाएगी। इन्फेक्टेड पर्सन पे जो नीडल यूज किया अगर हेल्दी पर्सन में यूज करेंगे तो भी हो जाएगा। अगर उनका बॉडी फ्लूइड क्या है, आपस में क्या हो गया, मिल गया, इस वजह से भी हो सकता है। बॉडी फ्लूइड में सीमन आ सकता है, सलाइवा, स्वेट, ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, एज इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्रेस्ट मिल्क द बेबी लैक्टेटिंग इन्फेक्टेड मदर ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। अगर मदर इन्फेक्टेड है और उसका दूध बच्चा पी रहा है तो वहां से भी क्या हो जाएगा बेटा, ये बीमारी फैल जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। डू यू जस्टिफाई द स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस इन आवर कंट्री? मैंने आपको समझाया था व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं बेटा, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स होती है, फीटल सेल होती है, उनको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कोई जेनेटिक बीमारी तो बच्चों को नहीं है। लेकिन इस पे बैन लगा दिया गया है क्योंकि इस जब हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो तब क्या है, बच्चे के सेक्स को का भी पता लग जाता है, जिसका क्या है, लोग जो है गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए इनको लीगली क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। क्यों किया गया? तो यस, आई डू जस्टिफाई द स्टैट्यूटरी बैन ऑन द एमनियोसेंटेसिस इन आवर कंट्री। Yes, I do justify the statutory ban on the amniocentesis in our country if the female fetus is found, the pregnancy is terminated leading to the female feticide। अगर एक उसमें यूट्रस में लड़की होने के कारण अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो ये क्या है, सरासर गलत है। इसलिए इस चीज पे क्या किया जाना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। दिस इज डन ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द मेल चाइल्ड either due to small family or due to orthodoxy। orthodoxy मतलब पुराने ख्यालात कि लड़का ही वंश को आगे बढ़ाएगा, लड़का ही होना चाहिए। इसके कारण क्या है, फीमेल फेटिसाइड बढ़ गया है बार बार, तो इसको क्या कर दिया गया बेटा, इलीगल कर दिया गया। The next question is question number 5, that is enumerate and describe any 5 reasons for introducing सेक्स एजुकेशन टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। 5 कारण ऐसे बताइए कि हमें क्यों स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स विल हैव द स्टूडेंट्स टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू द सेक्स। सेक्स से रिलेटेड जो बच्चों को मिसकंसेप्शंस होती हैं, मिथ्स जो बताई जाती हैं, उनके बारे में अवेयर करना। अब जैसे फीमेल को, बच्चियों को बोला जाता है पीरियड्स के टाइम पे आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये क्या है, एक टाइप की मिथ है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होते हैं जो बच्चों को बताने होते हैं, ठीक है ना। सेकेंड वन इज हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड चेंजेस हैपनिंग एट द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस के पीरियड में जो मेल है या फिर फीमेल है, या हम कह सकते हैं गर्ल है या बॉय है, उनको उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो वो ज़्यादा पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी इसके बाद में अवेयरनेस होगी। उनको पता होगा कि हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे, जिनको हम कहते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आएंगे जब उनके गोनेट्स डेवलप करेंगे। तो इनके बारे में अगर हम उनको अवेयर करेंगे तो वो कोई गलत ट्रैक पे नहीं जाएंगे, पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, helps them to understand the importance of carrying a child in the womb and the pregnancy, postnatal care of mother and child, the importance of breastfeeding, gender equality, would allow the younger generation to be educated and aware of sexual well-being। बच्चों को हम अगर अवेयर करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है, वोम के अंदर जो चाइल्ड है उसके बारे में,
बच्चे की डिलीवरी के बाद मदर और चाइल्ड की कैसे केयर की जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जेंडर इक्वालिटी है, इनके बारे में अगर हम बच्चों को एजुकेशन देंगे तो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है हमारी सोसाइटी की वो बढ़ेगी। नंबर 4, एडुकेटिंग चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 12 एंड above about safe and hygienic sexual practices ensure safeguard against STDs। अगर 12 साल और इससे ज्यादा की उम्र के बच्चों को हम एडुकेट करेंगे तो उनको पता चलेगा कि एसटीडीज होती हैं जो कि बहुत ज्यादा फेटल होती है, लीथल होती हैं। इनको इनमें इन्वॉल्व होने के लिए कुछ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस यूज की जाती है। अगर उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे तो एसटीडी से बचा जा सकता है। फिफ्थ वन इज दिस टाइप ऑफ एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स चिल्ड्रन टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ इन फ्यूचर। ऑफ कोर्स उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ होगी वो क्या होगी बेटा, सेफ होगी, हेल्दी होगी। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।